प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर सेट 2 है इसका मैं फुल सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। और इनसे पहले सेट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और फाइनल एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था, भर भर के कमेंट कर रहे थे कि सर जो पुराना मॉडल पेपर है ना वो हम लोगों को सॉल्व करा दीजिए। तो देखिए आज मैं पुराना मॉडल पेपर ले करके आ गया हूँ और इनसे पहले का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जा करके देख लीजिए। और जो आप लोगों का पुराना मॉडल पेपर में जितने सारे मॉडल पेपर आए थे मैं सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अब लाऊंगा धीरे धीरे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और हर क्वेश्चन आंसर को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करके रख लीजिए, तब जाके आप लोग फाइनल एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर ला पाएंगे। क्योंकि इस बार जो 10th क्लास का एग्जाम हो रहा है ना उसमें प्रश्न कहीं से भी पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए चाहे नया मॉडल पेपर हो या पुराना मॉडल पेपर हो सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी याद करके जरूर से जरूर रख लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दजला और फरात नदी के बीच का जो जमीन है ना, जो भूमि है ना, उसे ही कहा जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा दो नदियों के बीच की भूमि जो है ना मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो बेबीलोन इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए सुमेर सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो ईंटों से बने शहर होते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना इस सवाल में कंफ्यूज हो करके गलत टिक लगा करके बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को अब गलत याद नहीं करना है, बिल्कुल सही याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर का प्रश्न है ना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई जाती है या पाई गई है उनमें किन जानवरों का चित्र जो है ना उनमें किन जानवरों का चित्र जो है पाया गया है और किन जानवरों की प्राधान्यता उसमें दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर बेल का भी होगा, रोटियां भी होगा और मछलियां का, ये सब यहाँ देखिए बेल रोटी और मछली तीनों की प्राधान्यता वहाँ पर सबसे ज़्यादा था। और तीनों की वहाँ पर जो है ना पट्टिकाएं मतलब चित्र जो है वहाँ पर ना पाया गया है। मतलब इनमें से सब जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना 5 नंबर का कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ना उसकी देन है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लीजिए मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। तो देखिए मेसोपोटामिया में गेहूं का भी उत्पाद होता था, जौ का भी होता था और मटर का भी होता था। लेकिन यहाँ पर सबसे प्रमुख का बात हो रहा है ना तो सबसे प्रमुख फसल जो है ना गेहूं होगा। मतलब पहला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर होगा। आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिए, बिल्कुल भी यहाँ पर गेहूं इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आप लोग देखिए जो यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी। तो याद रखिएगा बेबीलोनिया सभ्यता की देन है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो नबूकदनेस्सर ने करवाया था। पहला पॉइंट जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे देख लीजिए किस पुस्तक में जल पलावन की घटना आती है। तो द बाइबिल जो है ना इसमें आती है जल की जितने सारी घटना है सब इसमें शामिल है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना 10 नंबर का कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। तो याद रखिएगा नील नदी के किनारे हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था। तो याद रखिएगा नाइट किन्हें कहा जाता था। तो देखिए जो घोड़े में बैठ करके और लड़ाई किया करते थे मतलब अश्वरोहियों को, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो याद रखिएगा नीरो जो है ना नीरो बांसुरी बजा रहा था, ठीक है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि पेपीरस कहाँ पाया जाता था। तो देखिए पेपीरस जो है ना वो नील नदी के किनारे पाया जाता था और काफी इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि रोम का इतिहास किसने लिखा है। देखिए रोम का इतिहास लिखा किसने है, तो इसका आंसर होगा टाइटस लिवी ने। ठीक है, टाइटस लिवी ने रोम का इतिहास लिखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे देख लीजिए कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है। देखिए यहाँ पर जुलाई है ना, और जुलाई से जूलियस होगा, तो यहाँ पर ट्रिक भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, जूलियस सीजर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन से थे। तो देखिए यहाँ पर 3 मुख्य खिलाड़ी का बात हो रहा है ना, तो एक सम्राट भी होगा, अभिजात वर्ग भी होगा और सेना भी होगा, मतलब इनमें से सब जो है ना यहाँ पर सही होगा। आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 17 नंबर का कि दिनारियस क्या था। ठीक है, दिनारियस क्या था, तो चांदी का सिक्का होगा। ठीक है, दिनारियस क्या था, तो चांदी का सिक्का था। अगला प्रश्न नोट करिए कि निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो याद रखिएगा भूमध्य सागर जो है ना, इसे ही कहा जाता है रोमन साम्राज्य का हृदय। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जैतून के व्यापार के लिए आखिर कौन प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर देखिए स्पेन जो है ना जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है ना बिल्कुल इसका सही जवाब है। और एगो चीज याद रखिएगा, वहाँ सिर्फ जो है ना जैतून का तेल का उत्पादन ज़्यादा नहीं होता था, काफ़ी सारे वहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो वहाँ पर फसल थे, काफ़ी सारे फसल वहाँ पर फेमस थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो है ना आप लोगों को जवाब देना है, तो जैतून का तेल इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए कि पेपायरस या फिर पेपीरस क्या था। पेपायरस या फिर पेपीरस क्या था, तो याद रखिएगा पौधा था। क्या था, पौधा था। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ है, तो 570 ईस्वी में हुआ है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो हसन उनका वास्तविक नाम है, और दूसरा नाम अगर पूछे यहाँ पर तो अहमद होगा। ठीक है, अहमद जो है ना ये दूसरा नाम है, बिल्कुल भी याद करके रख लीजिएगा, हो सकता है दूसरा नाम भी पूछे, तो बिल्कुल याद रखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब का दूसरा नाम अहमद है, और जो इसका वास्तविक नाम है ना वो हसन है। तो इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर देखिए हसन होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए 22 नंबर का जो आंसर है ना वो हसन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए जो यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि जिम्मी किसे कहा गया है। जिम्मी किसे कहा गया है, तो ईसाइयों और यहूदियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है, तो 500 मतलब 600 जो 22 है ना इसका राइट आंसर होगा। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी से होता है, 622 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की है, तो याद रखिएगा तहकीक ए हिंद की रचना किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर समझिए अल बरूनी ने काफ़ी सारे पुस्तक की रचना किया है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को जवाब देना है, तो यहाँ पर तहकीक ए हिंद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 26 नंबर में कि नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है, तो रुदकी को माना जाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है ना कि निम्नलिखित में भूगोलवेता कौन थे। ठीक है, तो देखिए काफी सारे लोग जो है ना वैज्ञानिक जो है ना कवि जो है ना वो भूगोलवेता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को जवाब देना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना अल ख्वारिज्मी इसका राइट आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन 27 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए कि मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम मतलब एक खदीजा होगा। क्या होगा, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या है, तो खदीजा नाम है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि दूरबीन और कुतुब नुमा का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ खोज करके देख लीजिएगा, दूरबीन का आविष्कार जो है ना मैंने काफ़ी बार गूगल में खोज करके देखा, लेकिन इसका जो आंसर है ना करेक्ट आंसर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुतुब नुमा का करेक्ट आंसर आता है कि कुतुब नुमा का आविष्कार किसने किया है, तो चीनियों ने किया है। किसने, तो चीनियों ने, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 29 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है ना कि गजनी सल्तनत का मतलब संस्थापक कौन था। ठीक है, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो आंसर याद रखिएगा, महमूद गजनवी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है ना 31 नंबर का प्रश्न कि लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ना, रिसलू और मेजारिन ने बनाया था। ठीक है, मतलब 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया था? तो रिसलू और मेजारिन जो है ना इसका राइट आंसर होगा, और यही दोनों मिल करके जो है ना निरंकुशतम राजतंत्र को संभव बना करके दिखा दिया था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं ना 32 नंबर का, देख लीजिए कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सामंती व्यवस्था का जो मुख्य आधार है, तो इसका राइट आंसर होगा सेवा। क्या होगा? तो सेवा होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि डॉन क्विकजॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो नाइटों का चित्रण किया गया है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि रोमन चर्च का प्रधान कौन होता था? तो रोमन चर्च का जो प्रधान है ना वो पोप होता था। पोप आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। जो अगला प्रश्न है ना यहाँ पर 35 नंबर का, देखिए टाइथ। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो टाइथ किस प्रकार का कर था? तो टाइथ जो है ना वो याद रखिएगा आप लोग, टाइथ जो है ना वो धार्मिक कर है। क्या है? तो धार्मिक कर है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? मतलब 36 का आंसर जो है ना मार्टिन लूथर होगा। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, और आगे आप लोग देखिए जो यहाँ पर 37 नंबर का जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 37 नंबर का कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर जर्मनी होगा। कहाँ होगा? जर्मनी होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? मतलब सामंतवादी के सबसे छोटी इकाई वाली जो व्यवस्था है आखिर उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, उसे जो है ना नाइट कह के बुलाया जाता था, नाइट। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग समझिए कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई है? तो इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों की लड़ाइयाँ। और अगला जो प्रश्न है ना, और इस वीडियो का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो दांते इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में भी हम सारा सेट का वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट का वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम तो अभी आप लोगों के मतलब कुछ ही दिन बाद में होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इस बार हम पास होंगे या नहीं होंगे? तो बस आप लोग, मैं जितना सारा वीडियो अपलोड करूँगा हर वीडियो आप लोगों को देखना है। ठीक है, हर वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर होगा तो वो पुराना मॉडल पेपर और जो नया मॉडल पेपर है ना, हर मॉडल पेपर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए मॉडल पेपर जैसे ही अपलोड करना ख़त्म होगा, उसके बाद में सब्जेक्टिव फिर आऊँगा। सब्जेक्टिव का जो हर एक सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है ना, तो वो प्रश्न भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम होते होते काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। और इस बार एग्जाम में आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कोशिश करिए कि आप लोग 400 से ज़्यादा नंबर पार करेंगे। और हर वीडियो को आप लोगों को देखना है। ठीक है, 400 से ज़्यादा नंबर आप लोगों को पार करना है। और मेरे साथ साथ में आप लोगों को अगर हम 1 गुना मेहनत करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करना है। आप लोगों को एकदम पूरा पढ़ना है। बिल्कुल भी याद रखिए, बिल्कुल भी याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो वीडियो का वेट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।